सुप्रभात बच्चों। विद्यालय और गण शिक्षा विभाग की ओर से YouTube पर चलाए गए कक्षा में मैं भक्तराम मेहर, पंचायत समिति हाई स्कूल पुलुंडा, जिला सुवर्णपुर की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मधुर भाषण का अंतिम भाग। पिछले दो कक्षाओं में हमने दो भाग पढ़ चुके हैं हम लोग। पहले भाग और दूसरे भाग में हमने ये पढ़ा कि लेखक के द्वारा क्या बताया गया है। बताया गया है कि भाषा पर किस प्रकार मनुष्य का ही केवल अधिकार है, पशुओं का नहीं है, बाकी प्राणियों का इस पर अधिकार नहीं है। भाषा के द्वारा किस प्रकार मनुष्य की शिष्टता का परिचय मिलता है, किस प्रकार वो श्रेष्ठ बन सकता है। मन, वाणी और कर्म तीनों अगर एक साथ मिल जाए एक मनुष्य में तो वो किस प्रकार श्रेष्ठता के पद पर पहुंच सकता है। और हमने ये भी देखा कि पोशाक से मनुष्य का समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है, परंतु जब तक वह भाषा से पुष्ट ना हो, जो कह रहा है उससे पुष्ट ना हो, तब तक वो एक अच्छा व्यक्ति है या फिर एक सच्चा व्यक्ति है, यह भी जानना कठिन है। तो लेखक के द्वारा यह बताया गया है कि हम लोग भी अच्छे पोशाक के साथ साथ अच्छे बर्ताव और अच्छी भाषा का भी हमें प्रयोग करना है। साधारण बोलचाल में भी अंतर हो जाता है। साधारण बोलचाल मैंने जैसे पिछले कक्षा में भी उदाहरण दिया था कि किस प्रकार साधारण बोलचाल में हम लोग बैठने के लिए कहते हैं आजा बैठ जा, कहते हैं बैठ बोलते हैं, और फिर आसन ग्रहण करिए बोलते हैं। तो इन दोनों वाक्य का अर्थ एक ही है, लेकिन अर्थ एक ही होने के बावजूद भी उसमें कहने का तरीका, वाक्य अलग अलग है। जिस प्रकार बाणाभट्ट ने अपने पहले बेटे और दूसरे बेटे को अलग अलग यानी कि व्यक्त करने के साथ उन्होंने छोटे बेटे को ही कादंबरी पूरा करने का भार इसीलिए सौंपा क्योंकि उसने शब्दों को जोड़ के साहित्यिक रूप दिया। तो ये भाषा का आकर्षण होता है। भाषा जो होती है उसमें जो शब्द होते हैं उसका जादू कैसे जबरदस्त होता है उसके बारे में भी हमने पढ़ा। तो आने वाले जो अंतिम भाग है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके पहले मैं बता देता हूं कि इसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। उनका जन्म 1888 उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। वे बहुत बड़े आलोचक और निबंधकार थे। अध्यापक यानी कि पहले पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में उन्होंने पहले अध्यापना की और फिर उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। तो उनके माता और पिता का, माता से धर्म और पिता से दर्शन शास्त्र का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इसी के कारण ही उन्होंने जो भी रचनाएं की है उस पर धर्म और दर्शन का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा है। तो इसीलिए उन्होंने जो रचनाएं की हैं वह इस प्रकार के हैं। मन की बातें दर्शन का इतिहास, दर्शन शास्त्र पर ही आधारित है। बौद्ध धर्म, धर्म पर आधारित। कर्तव्य शास्त्र, नवरस, प्रसाद जी की कला, सिद्धांत और अध्ययन आदि अनेक ग्रंथ उन्होंने रचना की है। प्रस्तुत जो रचना है, जो निबंध है मधुर भाषण, इसमें हमने आलोचना की पहले दो भाग में किस प्रकार उन्होंने भाषा के बारे में कहा है। अंतिम भाग में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार मनुष्य को व्यापारिक बातचीत किस प्रकार करनी चाहिए, निजी बातचीत किस प्रकार करनी चाहिए, और किसी काम को कराने से पहले हमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और जो काम हम खुद कर रहे हैं, किसी के द्वारा दिया गया काम जो कर रहे हैं उसको हम खुशी से करें या फिर नाखुशी से करें। ये सारी बातें यहाँ अंतिम भाग में उन्होंने बताने का प्रयास किया है और मनुष्य को अपने बर्ताव और अपनी भाषा को किस प्रकार बदलें और किस प्रकार अच्छा करें उस पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। तो पढ़ते हैं पहला अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद है किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी जरूरी है। जो अपने से नीचे हैं उनसे कोई ऐसी बात ना कही जाए कि जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। इसमें दो कठिन शब्द हैं और कुछ अगर ज्यादा होगा तो आप लोग अपने गुरुजी से उसका समाधान कर सकते हैं। तो इसमें दो कठिन शब्द जो मैंने ढूंढ निकाला है। पश्चात, पश्चात यानी कि बाद,
कोई भी काम अगर करते हैं तो बाद में बोल देते हैं, तो उसको पश्चात कहा गया है। जैसे कि मान लीजिए गणित में 5 के बाद 6 आता है या 5 के पश्चात 6 आता है, तो बाद के बारे में यह पश्चात शब्द प्रयोग किया गया है। नीचा, नीचा यानी कि छोटा समझना, अपने से औधे में हो या फिर गुण में छोटा समझना, उसी को कहा गया है नीचा। तो आओ इस अनुच्छेद को समझते हैं। किसी काम को कराने से पहले, बिल्कुल लेखक ने सही कहा है, हम अगर किसी काम को कराते हैं, हमारा काम अगर किसी दूसरे से करवाते हैं, तो हमें अवश्य ही कृपया शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम लोग किसी काम को कराएंगे तो कृपया यह काम कर दीजिए, हम लोग कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में प्रयोग किया जाता है प्लीज, उसी प्रकार हमें कृपया शब्द का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। और काम हो जाने के पश्चात कोई भी काम हो तो हमें और एक शब्द जो है धन्यवाद, जो कि अंग्रेजी में हम लोग प्रायतः बोल देते हैं थैंक यू, उसी प्रकार हमें हिंदी में धन्यवाद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ये शिष्टता का परिचायक है, ये भाषा का माधुर्य है कि अगर हम इस प्रकार के बर्ताव करते हैं और लोगों से इस प्रकार के हम लोग संबंध जोड़ते हैं, तो ये संबंध कभी टूटेगा नहीं और हमारे गुण का भी पता चलता है, हमारे कुल मर्यादा का भी इससे पता चलता है। तो इन दो शब्दों का याद रखें हम, कृपया और धन्यवाद। तो काम कराने से पहले कृपया और काम हो जाने के बाद हमें धन्यवाद शब्द का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए, जरूर प्रयोग करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना है कि हमसे नीचे जो काम करते हैं, अगर हम बड़े ओहदे पर हैं, कल हम लोग बड़े बड़े ऑफिसर भी बन सकते हैं, किसी कार्यालय में भी काम कर सकते हैं, किसी कॉलेज का प्रिंसिपल भी बन सकते हैं, तो ऐसे बड़े बड़े ओहदे पर जब हम आ जाएंगे तब हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे नीचे जो काम करते हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके बिना काम होता नहीं है। हम तो अगर ऑफिसर हैं, जो भी ऑफिसर होते हैं, जो कार्यालय में होते हैं, वो तो खाली क्या करते हैं, आदेश देते हैं। काम करने का जो काम जो करते हैं, काम करने का जो काम होता है, वो नीचे रहे कर्मचारियों का होता है। तो इसीलिए उनके स्वाभिमान की रक्षा करना भी ये बड़े ओहदे वालों का कर्तव्य बन जाता है। उनका काम क्या है, अपने से नीचे स्थित लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना। कभी भी उनके नीचे जो हैं, उनके स्वाभिमान का हनन कभी नहीं होना चाहिए। हनन यानी कि हत्या, उनके स्वाभिमान को कभी, मैंने उदाहरण भी दिया था कि सबके सामने डांटना, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर हम उन्हें उनकी गलतियां बाद में बताएंगे, अपने आसपास यानी कि अपने एक ही कमरे में बुला के या व्यक्तिगत रूप से उनकी अगर गलतियों को बताएंगे, तब ये नहीं होगा, उनको बुरा नहीं लगेगा। तो उनके स्वाभिमान की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य बन जाता है, जो बड़े बड़े ओहदे पर व्यक्ति स्थित हैं। तो यहाँ पर लेखक ने भी यही कहा है कि उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए तो हम उन्हें नीचा समझते हैं, छोटा समझते हैं। अगर ये छोटे हैं और हम बड़े बड़े हैं और हम इन्हें जो भी चाहें बर्ताव कर सकते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। बड़े लोगों का क्या कर्तव्य बन जाता है कि छोटों के स्वाभिमान की रक्षा करना। तो चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद, जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए और उसके संबंध में कोई ऐसे शब्द भी ना कहने चाहिए जिससे प्रकट हो कि यह काम नाखुशी से किया जा रहा है या उस काम के करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है, या तो कोई चीज ना दे और दे तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ। कम से कम जहां क्रिया में उदारता हो वहां वचन दरिद्रता ना आने देनी चाहिए। इस अनुच्छेद में कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे कि लिख सकते हो, देखो, नाखुशी, नाखुशी का अर्थ है खुश ना होना, मतलब नाराजगी। जहां खुश नहीं होते हम नाराज हो जाते हैं, तो नाखुशी का अर्थ है नाराजगी। दूसरा शब्द है एहसान। एहसान मतलब उपकार, किसी दूसरे के प्रति हम अगर कोई काम करते हैं तो उपकार करते हैं, किसी की सहायता करते हैं तो उपकार करते हैं। कोई गिर गया उसको उठा लेते हैं, तो उपकार किया हमने, उसको कहा गया है एहसान। तीसरा शब्द है वचने दरिद्रता। इसको मैं जब अनुच्छेद को समझेंगे मैं विस्तार से समझाऊंगा, खाली अर्थ जान लेना है। वचने दरिद्रता मतलब कथन में कमी, कथन में कहने में कंजूसी, हमें कहने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्रसन्नता यानी कि खुशी, ये तो हम लोग जानते हैं, प्रसन्नता खुशी या आना। तो चलो इस अनुच्छेद को समझते हैं। जो काम करना है उसको प्रसन्नता के साथ करना है। कोई किसी के द्वारा दिया गया काम हो, हमारे कोई ओहदे, बड़े ओहदे वाले ऑफिसर हो, तो अगर हमें जो काम देते हैं तो हमें उसे खुशी से करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुशी से ना करें तो उस काम का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा।
और उसके संबंध में हमें ऐसे शब्द भी नहीं कहना चाहिए जिससे कि लगे कि हम नाखुशी से वो काम कर रहे हैं, और सामने के वाले के प्रति अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसके प्रति एहसान कर रहे हैं, यानी कि उपकार कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको दुख लगेगा। मान लीजिए आस पड़ोस में बहुत सारे हमारे सगे संबंधी भी होते हैं और आसपास में पड़ोसी भी होते हैं, उनकी अगर हम सहायता करते हैं कभी कभी, तो जब भी हम उसकी सहायता करें तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उस पर एहसान कर रहे हैं, नहीं तो उनको बुरा लगेगा। और उपकार करें, हमारी सहायता करना कर्तव्य हो जाता है। आसपास के पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनके सहायता करना, उनके ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उनका भी कर्तव्य है कि हमारा ख्याल रखें। तो कोई भी काम अगर हम उनकी सहायता करते हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उपकार कर रहे हैं या एहसान कर रहे हैं। और क्या होता है, उनके प्रति अगर कोई चीज देना चाहते हैं, मान लीजिए कोई मांगने आता है तो हम लोग उनकी सहायता करते देते हैं। कोई भी चीज हो, इस्तेमाल करने की चीज हो या खाने की चीज हो, कोई भी कभी भी मांग सकता है। पड़ोस में तो हम लोग समाज में रहते हैं, तो जब भी हम उसे कुछ दें तो पूर्ण उदारता से दें, नाखुशी से ना दें। ऐसा हो सकता है कि हम ना दें, अच्छा है, बेहतर है ना दें, लेकिन अगर दें तो उदारता के साथ, और अगर ना दें, अगर इनकार करें वो भी शिष्टता के साथ। कैसा है आगे लेखक बताएंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम लोग इनकार करें। तो प्रसन्नता के साथ हमें देना चाहिए, उदारता के साथ देना चाहिए। तो यहां पर लेखक ने एक अच्छा शब्द का प्रयोग किया है, कम से कम जहां क्रिया में उदारता हो। अगर हम कोई चीज दे रहे हैं तो उदारता से दे रहे हैं, तो अगर उदारता से दे रहे हैं तो वचन में दरिद्रता क्यों हो, वचन में कहने में क्यों दरिद्रता हो। तो हमें कहना भी अच्छा है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करके हमें उनको समझा देना है कि क्यों नहीं दे पा रहे, और दे रहे हैं तो उदारता है। तो वचन में कहने में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। अगले अनुच्छेद में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार इनकार करें, अगर इनकार किया जाए तो किस प्रकार है। चलो पढ़ते हैं। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध ना आनी चाहिए। इनकार मजबूरी के ही कारण होना चाहिए, वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक मजबूरी। शिष्टता के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी। प्रायः लोग अशिष्टता से यह कह देते हैं, जाओ अमुक वस्तु यहां कहां से आए, तुम्हारा कोई देना आता है, घर वालों को तो जुड़ता ही नहीं, तुम्हारे लिए कहां से लाएं। इनकार करने में जो बातें कही जाएं उसमें परायेपन का भाव ना आने देना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ता है, आपने यहां आने का या मांगने का कष्ट किया और मैं इस विषय में आपकी सेवा कर ना सका, इसलिए मैं दुखी हूं, खेद, मुझे दुख है। तो इनमें से कुछ कठिन शब्द हैं, हम लोग इस कठिन शब्द को देख लेते हैं। कठिन शब्द क्या क्या है। इनकार, इनकार यानी कि मना करना, प्रायतः तुम लोग जानते होंगे इनकार करना यानी कि मना करना। सैद्धांतिक, इस शब्द को विस्तार से मैं समझाऊंगा जब हम अनुच्छेद समझेंगे। सैद्धांतिक यानी कि सिद्धांत से जुड़ा हुआ, सिद्धांत से जुड़ा हुआ, इसका अर्थ खाली लिख लो, अभी मैं उसको समझाऊंगा। परायापन यानी कि पर का भाव, दूसरे का भाव, अपना ना समझना, उसको कहा गया है परायापन, ये भाववाचक संज्ञा है। मजबूरी, मजबूरी यानी कि बाध्यता, मजबूर होकर मैं यह काम कर रहा हूं, यानी कि बाध्य होकर मैं यह काम कर रहा हूं, मजबूरी का अर्थ है बाध्यता। खेद, खेद का अर्थ है दुख, खेद दो है, यहां खेद नहीं है, खेद है, तो खेद का अर्थ है दुख, दुख प्रकट करना, उसको कहा गया। तो चलो हम लोग फिर इसको समझते हैं। यदि इनकार ही करना पड़े, जैसे मैंने पहले बताया कि पड़ोस से अगर कोई पड़ोसी आते हैं और कोई चीज मांगते हैं तो हम, अगर हमारे पास है तो हम खुशी से दें, उदारता के साथ दें, और उसमें कोई वचन दरिद्रता नहीं आनी चाहिए, उदारता के साथ दें और समझा दें। अगर मान लीजिए देना नहीं चाहते, कौन से कारण होने चाहिए नहीं देने का, या तो हम लोग नहीं देना चाहते, उसका कुछ कारण हो सकता है, या फिर देंगे तो उदारता के साथ। तो यहां पर भी लेखक भी कहते हैं अगर हम इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो उदारता के साथ, यानी कि वचन में दरिद्रता नहीं आनी चाहिए। क्या करना चाहिए, मजबूरी के कारण होने चाहिए। कौन से कारण होने चाहिए, यहां पर दो कारण बताया गया है, सैद्धांतिक मजबूरी और आर्थिक इनकार। तो सैद्धांतिक मजबूरी क्या है, सिद्धांत से जुड़ा हुआ। इस पर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने सिद्धांत लिया है कि मैं अपने मित्रों के साथ और अपने सगे संबंधियों के साथ पैसों का लेन देन, उधार का काम नहीं करूंगा। इससे क्या होता है, मैंने ये सिद्धांत क्यों लिया है, ये कारण हो सकता है
कि मैंने ये सिद्धांत इसलिए लिया है ताकि मेरी मित्रता ना टूटे। कभी ऐसा भी हो सकता है मुझसे कोई उधार लिया और पैसे नहीं दिया, ठीक समय पर मुझे पैसे नहीं दिया, वापस नहीं लौटाया, तब क्या होगा? या तो मैं मांग नहीं सकता, या मांगूंगा तो फिर आपस में झगड़ा भी हो सकता है। तो मित्रता क्यों टूटे, सगे संबंधियों के साथ अपना संपर्क क्यों टूटे? इसलिए मैंने सिद्धांत लिया कि मैं अपने मित्रों के साथ और अपने सगे संबंधियों के साथ पैसों का लेन देन नहीं करूंगा, उधार का लेन देन नहीं करूंगा, जिससे कि मेरी मित्रता भी सही रहे और सलामत रहे और मेरी यानी कि जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके साथ भी मेरा संपर्क ठीक रहे। ये मैंने सिद्धांत लिया है। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति सिद्धांत ले सकता है कि इस प्रकार वो इनकार करे। मेरा सिद्धांत है भाई, मैं अपने मित्र के साथ पैसों का लेन देन नहीं करूंगा। दूसरा कोई चीज है, कोई मांगना चाहो, कोई चीज की सहायता कर सकता हूं, शारीरिक रूप से मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, अस्पताल में जाकर तुम्हारे लिए दवाई भी खरीद सकता हूं, कभी कभी अगर जरूरत पड़े ये सहायता कर सकता हूं, लेकिन पैसों का लेन देन नहीं करूंगा। ये मेरा सैद्धांतिक मजबूरी है। तो ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आर्थिक इनकार। मान लीजिए मेरे पास अभी नहीं है पैसे, तो मैं कैसे दे सकता हूं? भाई मेरे पास नहीं है। लेकिन ये इनकार शिष्टता के साथ होनी चाहिए, ना कि अशिष्टता के साथ। ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए जिससे कि सामने वाले को बुरा लगे। ऐसा भी लोग कह देते हैं, जाओ ये वस्तु हमारे पास कहां से आई, ये अमुक वस्तु तुम लोग जो मांगने आए हो, क्या तुम्हारा देना बनता है? क्या तुमने पहले मुझे उधार दिया था जो मांगने आए हो? तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जो कि अशिष्ट है, सामने वाले को बुरा लग सकता है। हमारे घर वालों के लिए नहीं जुड़ता है और तुम्हारे लिए कहां से रखे, ऐसा कभी कभी कह देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इनकार करने में जो बातें कही जाए उसमें क्या होना चाहिए? परायेपन का भाव नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनापन। देखो भाई क्या करें, मेरी मजबूरी है जो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए आगे भी वाक्यों का प्रयोग किया है, शब्दों का प्रयोग किया है लेखक ने। कहा कि मुझे बड़ा खेद है, मुझे बहुत दुख है कि आप यहाँ आए और मांगा और मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। आगे से अगर कोई चीज आवश्यक हो तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य कर सकता हूं, करूंगा भी जरूर अगर मेरे पास होगी तो इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि सामने वाला भी समझ ले, वो बिल्कुल समझ जाए कि आखिर इसकी मजबूरी क्या है और मेरी सहायता क्यों नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग करना है जिससे कि उसे अच्छा लगे, बुरा ना लगे। तो आगे अगले अनुच्छेद में हम लोग क्या देखते हैं? अगले अनुच्छेद में हम लोग देखते हैं कि वार्तालाप में हमको व्यापारिक और जाब्ते की बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट ना होनी चाहिए, किंतु वह नापी-तुली हो सकती है। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव ना रहना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध का सा वार्तालाप करते हैं, यह भी बुरा नहीं है, किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। ये पाठ का अंतिम भाग है, अंतिम अनुच्छेद है। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं। जाप्ता, जैसे जाप्ते यानी कि नियम, कायदा, लिख लो, जाप्ता, नियम या कायदा। नपी-तुली, नपी-तुली यानी कि ठीक माप छू, ठीक माप और नाप, इसे कहा गया है नपी-तुली। आत्मीयता, आत्मीयता का अर्थ क्या है? पर अपनापन। आत्मीयता यानी कि आत्मा से जुड़ा हुआ अपनापन, निजीपन। निभाना, निभाना यानी कि अनुरूप कार्य, अनुरूप व्यवहार दिखाना, इसको कहा गया है निभाना। जैसे निभाते हैं, जो कहते हैं उसको निभाते हैं, ये होता है निभाना। तो चलो इस अनुच्छेद को हम लोग समझते हैं। वार्तालाप में हमको व्यापारिक या जाब्ते की बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। निजी बातचीत यानी कि हम लोग अपने व्यक्तिगत बातचीत करते हैं, मित्रों के साथ करते हैं, अपने सगे संबंधियों के साथ जो बातें करते हैं उसको कहा गया है निजी बातचीत। और व्यापारिक बातचीत उसे कहा गया है जो व्यापार से संबंधित हो। अगर हम कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तुम्हारे पिताजी जरूर करते होंगे, तुम्हारे माताजी भी करते होंगे, तो ये जो व्यापार किया जाता है उसमें भी जो बातचीत होती है वो भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। नपी-तुली हो सकती है लेकिन उसमें आत्मीयता अवश्य होना चाहिए। अगर हम व्यापार करते हैं किसी दूसरे के साथ तो उससे हमारे यानी कि हम अगर बड़े व्यापारी हैं और अपने नीचे जो छोटे व्यापारी हैं हमसे सामान खरीदते हैं, तो उनके साथ हमारा संबंध भी अच्छे होने चाहिए, बातचीत भी अच्छे होने चाहिए। और क्या होना चाहिए कि ये होना चाहिए कि नपी-तुली हो सकती है बात, लेकिन बात को पूरी तरह से समझा देना हमारा कर्तव्य बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गलतफहमी
पैदा हो जाती है। और इस गलतफहमी में क्या हो सकता है कि जो व्यापारिक संबंध है, संपर्क है, ये टूट सकता है। इसीलिए एक व्यापारी को दूसरे व्यापारी के साथ अच्छे वार्तालाप के साथ साथ पूरी बात को समझा देना उसका कर्तव्य बन जाता है। मान लीजिए किसी ने किसी चीज का सामान का मूल्य पूछा, मान लो कोई खरीदने गया है, कपड़े दुकान में गया है और थोक मतलब होलसेल वाला बेच रहा है, और मैं क्या हूं, एक व्यापारी हूं जो मैं छोटे छोटे यानी कि 3-4 खरीद के लेता हूं और गांव में बेचता हूं, छोटा सा दुकान है मेरा। तो मैं जब जाता हूं उस थोक व्यापारी के पास तो मैं क्या पूछूंगा, मैं पूछूंगा इसका मूल्य क्या है। तो इसका मूल्य वो बताएगा कितना, नहीं इसका मूल्य 300। उसने क्या बताया, 300 एक पीस का बताया या 3 पीस का या 6 पीस का बताया या फिर 12 पीस का, एक दर्जन का बताया, ये तो पता ही नहीं चला। तो मुझे समझना होगा कि ये 300 भाई एक ही का है, एक ही ड्रेस का है, एक ही पैंट का है, या फिर 3 का है या 6 का है या 12 का है। तो उसका भी कर्तव्य बन जाता है कि पूरी तरह समझा देना, भाई देखो एक पीस अगर लोगे तो 100 रुपया होगा, 3 पीस लोगे तो 300, लेकिन 6 पीस लोगे तो 100 के 600 ना होकर 500 हो जाएगा, क्योंकि थोक में कम मूल्य में मिलता है, ताकि वो दुकान में ले जाकर फिर रिटेल में बेच सके, खुदरा में बेच सके। तो ये व्यापारिक बातचीत होती है। तो ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, पूर्णतः समझा देना, पूर्णतः उस बात को समझा देना सामने वाले का कर्तव्य बन जाता है। तो नपी तुली हो सकती है, मतलब जितनी जरूरत उतनी ही बात कही जाए, उसे कहा जाता है नपी तुली। तो उस बातचीत में भी आत्मीयता का अभाव नहीं रहना चाहिए और बातचीत को पूर्णतः समझा देना उसका कर्तव्य बन जाता है। तो कुछ लोग सबके साथ निजी का संबंध करते हैं, निजी मतलब अपनेपन का संबंध करते हैं, जो अपना होता है, जैसे सगे संबंधी होते हैं उनके साथ जैसे बातचीत करते हैं, व्यापारिक बातचीत भी उसी प्रकार करते हैं। सामने वाले व्यापारी को चाचा मामा ऐसा कहकर भी व्यापार किया जाता है, तो उसमें कोई असुविधा नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितनी बात कही जाए उसको अवश्य निभाया जाए। हम बड़ी बड़ी बातें हाँकेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, ये बहुत नुकसानदायक होता है, आपस में संपर्क टूट सकता है। इसलिए हमें ध्यान क्या देना है कि जितनी बात कहें उसको अवश्य निभा सके, जितनी बात हम निभा सकेंगे उतना ही कहें, बस। तो ये था मधुर भाषण का अंतिम भाग। हमने क्या देखा, हमने बहुत सारी बातें सीखी कि मधुर भाषण के बारे में हमने बहुत सारी चीजें सीखी कि हमें किस प्रकार सामने वाले को ऐसे शब्द कहने चाहिए जो कि आकर्षित हो, ना कि वो नाराज हो। नाराज हुआ मित्र भी बिल्कुल शांत हो जाए और फिर से मित्रता हो जाए, शत्रु भी मित्र बन जाए। ऐसी बातों का, ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग करना है और ऐसे जबरदस्त शब्द होने चाहिए, शब्द में ऐसे भाव होने चाहिए जो दूसरा हमारी ओर आकर्षित हो। ऐसे शब्दों का साधारण बोलचाल में, व्यापारिक बातचीत में, सभी जगह हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए कि सामने वाले को कष्ट ना हो, दुख ना हो और हमें यानी कि समाज में भी हमें अच्छा सम्मान भी मिले और हम एक अच्छा व्यक्ति बन सके। तो चलिए इस जो आज हमने पढ़ा अंतिम भाग में उसका कुछ प्रश्न उत्तर हम लोग आलोचना कर लेते हैं। किसी काम को कराने से पहले कौन सा शब्द कहना चाहिए, ये इसी अनुच्छेद में से है। आज जो हमने पढ़ा अंतिम भाग, किसी काम को कराने से पहले हमें कौन सा शब्द का प्रयोग करना चाहिए, कृपया शब्द का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही। और काम हो जाने के बाद ये प्रायतः लोग कहते हैं, मान लीजिए जैसे हम लोग साइकिल में जाते हैं, किसी ने या साइकिल में हमें किसी ने लिफ्ट दिया, हमें बिठाया, तो हम उतरने के बाद हमें उसे क्या कहना चाहिए, धन्यवाद, बिल्कुल सही। तो काम हो जाने के पश्चात क्या कहना चाहिए, धन्यवाद। सज्जनों का पहला कर्तव्य क्या है, सज्जनों का पहला कर्तव्य अपने से नीचे जो काम कर रहे हैं उनकी स्वाभिमान की रक्षा करना पहला कर्तव्य बन जाता है, ये सज्जनों का कर्तव्य है। हमें कोई काम कैसे कराना चाहिए, हमें कोई काम कैसे करना चाहिए, पूर्णतः खुशी के साथ करना चाहिए, प्रसन्नता से करना चाहिए, ना कि ऐसे करना चाहिए जैसे कि उस पर हम उपकार कर रहे हैं या फिर एहसान कर रहे हैं। अगला प्रश्न, कोई चीज ना दें या दें तो कैसे देना चाहिए, कैसे देना चाहिए बताओ, पूर्ण उदारता से देना चाहिए, बिल्कुल सही। हमें कहां वचन दरिद्रता ना आने देनी चाहिए, जहां क्रिया में उदारता हो वहां वचन दरिद्रता क्यों हो, तो बिल्कुल सही, जहां क्रिया में उदारता हो वहां वचन दरिद्रता ना आनी देनी चाहिए। इनकार करते समय हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इनकार करते समय हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए बताओ बताओ। इनकार करते समय हमारा व्यवहार में ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को ना लगे कि अधिकार या अभिमान का गंध उसमें आ रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, शिष्टता के साथ इनकार होना चाहिए, बिल्कुल सही।
इनकार करते समय शिष्टाचार की मांग क्या है? इनकार करते समय खेद प्रकट करना, खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। कौन सी बातचीत नपीतुली हो सकती है? कौन सी बातचीत नपीतुली हो सकती है बताओ? व्यापारिक बातचीत, बिल्कुल सही। व्यापारिक बातचीत हम नपीतुली यानी कि ठीक माप चुप कर हम लोग बताएंगे, बोलेंगे उनके साथ। कैसी बातचीत में आत्मीयता का अभाव ना होना चाहिए? कैसी बातचीत में? निजी बातचीत में, हमारी जो व्यक्तिगत बातचीत करते हैं उसमें आत्मीयता का अभाव ना रहना चाहिए। बात कितनी कही जाए? बात आखिरी वाक्य है ना, बात उतनी कही जाए जितनी निभाई जा सके, बिल्कुल सही। कुछ लोग सबके साथ कैसा वार्तालाप करते हैं बताओ? कुछ लोग सबके साथ अपना सा निजी सा वार्तालाप करते हैं, अपने व्यक्तिगत सा बातें करते हैं, अपने संबंधियों के साथ जैसे बात करते हैं उसी प्रकार बात करते हैं, बिल्कुल सही। तो पिछले कक्षा में हमने एक क्रियाकलाप हमें करना था लेकिन कर नहीं पाए समय के अभाव से। आज हम लोग कर लेंगे इसे। विलोम शब्द, नीचे शब्दों के विलोम रूप लिखिए। तो विलोम शब्द हमें जानना है। विलोम शब्द का अर्थ है विपरीत शब्द। तो विपरीत शब्द या विरुद्धार्थी शब्द कभी भी आ सकता है परीक्षाओं में। तो पहला शब्द है ज्ञान, प्रायतः जानते होंगे, फिर भी ज्ञान का क्या होगा बताओ? बिल्कुल सही, अज्ञान। सच्चा, झूठा, मधुर, कटु यानी कि कठोर, बड़ा, छोटा। मित्र का क्या होगा? शत्रु, बुरे, अच्छे, आवश्यक, अनावश्यक। जो आवश्यक होता है उसका उल्टा होता है अनावश्यक। स्थायी, बताओ? हाँ बिल्कुल सही, अस्थाई। स्थायी का क्या होगा? अस्थाई। ये विलोम शब्द या विरुद्धार्थी शब्द, विलोम भी कहते हैं, विरुद्धार्थी भी कहते हैं और विपरीत शब्द भी इसे कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला एक, ये भी परीक्षाओं में आता है, निम्न वाक्यों को शुद्ध करो। इसमें कुछ गलतियां हैं, व्याकरणगत गलतियां हैं, इसको हम लोग शुद्ध करेंगे। पहला वाक्य मैं पढ़ता हूं, तुम्हें बताना है। भाषा मनुष्य के विशेष अधिकार है। बताओ क्या होगा? क्या होगा? क्या? भाषा मनुष्य के विशेष अधिकार है। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है, जो पहला वाक्य है इस पाठ का। दूसरा क्या है? हृदय का मलिनता और मधुर वचनों में योग नहीं हो सकता। इसमें क्या गलतियां हैं, उसको क्या सुधारेंगे? क्या सुधार होगी? हृदय की मलिनता, हृदय की मलिनता और मधुर वचनों में योग नहीं हो सकता। एक ही गलती है इसमें। कटुभाषी लोगों में लोग हृदय खोलकर बात करने में डरते हैं। इसको शुद्ध करते हैं। क्या होगा शुद्ध करने से? बताओ, बताओ क्या होगा? कटुभाषी लोगों से हृदय खोलकर बात करने से डरते हैं। दो गलतियां हैं, मैं के बदले में दोनों ही से होगा। चौथा वाक्य, भाव को प्रभावशाली भाषा के व्यक्त कर देना ही साहित्य है। तो इसमें क्या गलत है, इसको क्या सुधारेंगे? सुधारने से क्या होगा? भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। के बदले में मैं होगा। आखिरी वाक्य, मधुर वचन दूसरे में प्रसन्न भी कर सकते हैं। इसमें क्या गलत है बताओ? मधुर वचन दूसरे को, मैं के बदले में को होगा, प्रसन्न भी कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, आज हमने पूरा पढ़ लिया मधुर भाषण, पूर्णतः हमने समाप्त किया। तो इसमें जो भी अगर कुछ जो शब्दों का जैसे कुछ और प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, उसको आलोचना करके आप अपने गुरुजियों से समाधान कर सकते हैं। आपको अवश्य ये पाठ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, यही मैं आशा करता हूं। और इसको पढ़ के पूरी तरह समाप्त करना। धन्यवाद।